हेलो बच्चों, आज हम लोग आईएससी हिंदी के पाठ्यक्रम को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके पाठ्यक्रम में बच्चों 4 पुस्तकें चलती हैं, जिसमें कि आपके काव्य मंजरी है, गद्य संकलन है, सारा आकाश जो कि एक उपन्यास है और आषाढ़ का एक दिन जो कि एक नाटक है। ठीक है, इन चारों पुस्तकों में से किन्हीं 3 पुस्तकों को ही आपको सेलेक्ट करना होता है और उससे ही संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको एग्जाम में देने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बच्चों आईएससी हिंदी के पाठ्यक्रम में सबसे पहले काव्य मंजरी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो काव्य मंजरी को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि आप अभी तक 10th स्टैंडर्ड में थे और अब 11th में आए हैं, तो 11th में आपको थोड़ी सी साहित्यिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इससे आपको जब भी किसी पाठ्यक्रम से किसी भी पाठ से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो उसके उत्तर में भी आप इसके इतिहास से संबंधित बातों को उसमें लिख सकते हैं। इससे आपका उत्तर भी काफ़ी प्रभावशाली होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में जानने से पहले बच्चों थोड़ा सा हम लोग हिंदी भाषा के उद्भव और उसके विकास के संबंध में जानते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव मूलतः अगर हम देखें तो संस्कृत भाषा से हुआ है। ठीक है, यानी संस्कृत जो है वो हिंदी भाषा की जननी है। ठीक है, इसका समय जो है लगभग 1500 ईसा पूर्व से हमें 500 ईसा पूर्व तक मिलता है, जो कि उस समय की सामान्य बोलचाल की भाषा थी। क्योंकि बच्चों साहित्य और समाज दोनों का काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, तो जैसा ही हमारा सामाजिक वातावरण होगा, यानी समाज में जो कुछ भी भाषा होगी उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है। ठीक है, तो उस समय की जो बोलचाल की भाषा थी वो संस्कृत थी और संस्कृत जो है हमें 2 रूपों में मिलती थी उस समय, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का उस समय स्वरूप हमें देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा समय के साथ परिवर्तन हुआ, उसका धीरे धीरे परिवर्तित रूप हमें देखने को मिलता है और इसका परिवर्तित रूप हमें पाली भाषा के रूप में मिलता है। ठीक है, यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक हमें पाली भाषा का स्वरूप दिखाई पड़ता है, क्योंकि सामाजिक जो बोलचाल की भाषा है वही रूप हमें देखने को मिलता है पाली भाषा और वही रूप साहित्य में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य जितने भी हैं वो पाली भाषा के उदाहरण, यानी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं बौद्ध साहित्य। ठीक है, पाली भाषा का विकसित रूप अगर हम देखें या धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ है सामाजिक बोलचाल की भाषा में, उसका परिवर्तित रूप हमें प्राकृत भाषा में मिलता है। ठीक है, यानी पाली से प्राकृत भाषा का जन्म हुआ, जो कि 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक उसका समय है और इसमें भी प्रचुर मात्रा में हमें साहित्य की रचना देखने को मिलती है। प्राकृत की अंतिम अवस्था से अपभ्रंश भाषा का जन्म होता है। ठीक है, जिसका समय हमें लगभग 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में मिलता है और अपभ्रंश की जो प्राकृति की जो अंतिम अवस्था है अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही हमें हिंदी भाषा का जन्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये विकास यात्रा थी हिंदी भाषा की कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का जन्म होता है और अपभ्रंश की यानी सौर सेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हिंदी भाषा का उद्भव होता है। ठीक है, यानी 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हमें हिंदी भाषा के साक्ष्य मिलने लगते हैं, उसके साहित्य के साक्ष्य में मिलने लगते हैं, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी थी हिंदी भाषा के उद्भव और उसके विकास के संबंध में। यदि आपको डिटेल इसके विषय में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संबंध में, तो आप उस वीडियो को देखिए, उससे आपको डिटेल जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ? हिंदी भाषा के अंतर्गत हमें 5 उपभाषाएं मिलती हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है, इन उपभाषाओं से कई बोलियों का जन्म होता है, जैसे कि कौरवी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी
और कुमायूनी, इस तरह की कई भाषाएं हमें कई बोलियां जो हैं वो इस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियों, इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है बच्चों, तो उस पर भी आप देख सकते हैं उसको, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, जानकारी चाहिए तो। और बाकी ये एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी कि हिंदी भाषा जो है वो अपभ्रंश भाषा के से विकसित हुई है, यानी सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से इसका जन्म हुआ है और इसकी 5 उपभाषाएं हैं जिससे कई बोलियों का जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये संक्षिप्त जानकारी थी बच्चों हिंदी भाषा के उद्भव, उसके विकास के संबंध में। अब आते हैं बच्चों हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पर। ठीक है, तो इतिहास क्या है? इतिहास यानी कि ऐसा ही हुआ या ऐसा ही घटित हुआ। ठीक है, यानी पूर्व में, अतीत में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी घटित हुआ है, उसको ही साक्ष्य रूप में उसका वर्णन करना ही इतिहास है। ठीक है, तो इतिहास जो होता है बच्चों वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी विषय का हो सकता है, किसी भी वस्तु का इतिहास हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये इतिहास जो है वो किस पर आधारित होता है? वो समाज पर आधारित होता है। ठीक है, तो समाज में जो सामाजिक क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, उसके आधार पर ये इतिहास निर्धारित होता है। यानी अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो तत्कालीन जो समाज की स्थिति थी, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बच्चों कहा कि समाज और साहित्य का अटूट संबंध होता है। ठीक है, यानी साहित्य पर समाज का विशेष प्रभाव पड़ता है, यानी समाज में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं उसका प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। और ये परिवर्तन जो है वो धार्मिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, तो इन सब का प्रभाव जो है वो साहित्य पर पड़ता है। तो ऐसे ही परिवर्तन से साहित्य में जो परिवर्तन आता है उसे हम साहित्य का इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास की सर्वमान्य और प्रामाणिक पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई और नागरिक प्रचारणी सभा के हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो मूलतः हम हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिए गए, उनके द्वारा रचित पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास को ही आधार बना करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उन्होंने उसे काल के और नामकरण के अनुसार उसे विभाजित किया है, एक वैज्ञानिक विभाजन करने का प्रयास किया है, क्योंकि नाम और कालक्रम के अनुसार किया गया ऐतिहासिक विवरण ही सर्वमान्य होता है। तो वही कार्य उन्होंने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्ति किया है। पहला है वीरगाथा काल, जिसे आदि काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका समय है संवत 1050 से संवत 1375। ठीक है, उन्होंने संवत में इसका विवरण दिया है और इसे अगर आप 57 वर्ष इसमें माइनस कर देंगे बच्चों तो आपको ईस्वी सन में ये आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन उन्होंने चूँकि संवत में इसका विवरण दिया है तो मैं उसके अनुसार ही आपको बताने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो वीरगाथा काल जिसे आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इस काल को अलग अलग नाम से अभिहित किया। ठीक है, तो वीरगाथा काल नाम उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि इस समय जितने भी रचनाएं हुई, काव्य रचनाएं हुई, उनकी जो प्रवृत्ति थी, उनकी जो विशेषताएं थी, उनमें वीरगाथात्मक काव्यों की रचना अधिक हुई। जो भी आश्रयदाता राजा थे, उनके जो चारण कवि थे, उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का गुणगान किया, वीर रस से ओतप्रोत कविताएं लिखी। इसलिए इस काल का नाम मुख्यतः वीरगाथा काल के नाम से इसे अभिहित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, दूसरा विभाजन उन्होंने किया भक्ति काल के रूप में। ठीक है,
भक्ति काल जिसका समय उन्होंने बताया है संवत 1375 से संवत 1700 तक। ठीक है, चूंकि भक्ति काल का जो समय था उस समय मुसलमानों का हमारे देश पर आधिपत्य हो चुका था, यानी भारत देश पर मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे और मुसलमानों का पूर्णतः जो है आधिपत्य हो चुका था। तो जो जनता थी भारत देश की वो काफ़ी निराश थी, बहुत ही परेशान थी, क्योंकि मुसलमान जो है वो काफ़ी अत्याचार कर रहे थे। तो ऐसे में भारतीय जनता के पास एक ही सहारा था, भगवत भक्ति का। ठीक है, तो निराश्रित जनता जो है वो भगवान की शरण में गई। तो उस समय जो साहित्यिक रचनाएं हुई वो भगवत प्रेम से ही प्रभावित रहीं, इसलिए इसका नाम जो है भक्ति काल रखा गया। ठीक है, भक्ति काल में भगवत भक्ति के जो आराधना का जो माध्यम था उसको दो तरीके से उस समय किया जा रहा था, दो पद्धति थी, जिसमें निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा के दर्शन हमें होते हैं। यानी दो भागों में काव्य रचनाओं को उन्होंने विभाजित कर दिया, क्योंकि उस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले जो कवि थे, जिस तरह की जो रचनाएं थीं, उन्हें निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत रखा गया और सगुण काव्यधारा के अंतर्गत यानी सगुण साकार ब्रह्म की उपासना, सगुण साक्षात जो स्वरूप है ईश्वर का, उसके अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अब ये दो धाराओं में भी पुनः दो शाखाओं में ये विभक्त हैं। ठीक है, इनका विभाजन किया गया क्योंकि इस तरह की काव्य रचनाएं उस समय देखने को मिलती हैं। आचार्य शुक्ल जी ने जो इसका विभाजन किया है वो उस समय की जो प्रवृत्तियां थी, काव्य प्रवृत्तियां, उसके अनुसार ही करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा दो शाखाएं मिलती हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्य भी कहा जाता है, और इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा जो कि ज्ञान के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो ऐसे ही काव्य रचनाएं की गई, जिसके मुख्य कवि के रूप में हमें मिलते हैं कबीर दास जी। इसके अतिरिक्त रैदास, दादू दयाल, नानक, इस तरह के लोग भी हमें मिलते हैं। ठीक है, प्रेमाश्रयी शाखा कुछ ऐसे मुस्लिम सूफी कवि भी हमारे देश में मुसलमानों के साथ आए। वो जो हैं अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो प्रेम को आधार मानते हैं। ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति, वो निराकार ब्रह्म की उपासना तो करते हैं, लेकिन ज्ञान के आधार पर नहीं, बल्कि प्रेम के आधार पर ईश्वर भक्ति को की भगवत भक्ति करते हैं, उनको प्राप्ति का साधन मानते हैं। ठीक है, यानी ये ज्ञान के आधार पर, ये प्रेम के आधार पर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम प्रेमाश्रयी शाखा रखा गया। ठीक है, इसके जो मुख्य कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। इसके अतिरिक्त नूर मोहम्मद, कुतुबन आदि कई कवि हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत। फिर इसके दूसरा है सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि श्री राम भक्त के जो भगवत भक्ति की गई, श्री राम प्रभु के जीवन से रिलेटेड, उनको जो उनकी भगवत भक्ति से रिलेटेड जो भी काव्य रचनाएं की गई वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और कृष्ण भक्ति शाखा ये भी क्लियर है बच्चों कि श्री कृष्ण भगवान की जो भगवत भक्ति की गई, उनकी उपासना से रिलेटेड जो भी काव्य रचनाएं की गई वो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों कि यहाँ पर भक्ति काल जो है, जिसे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसका समय है 1375 से संवत 1700 तक, और इसकी दो धाराएं थी उस समय काव्य रचनाओं की, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, और जिसकी पुनः दो शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, और राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक, ये क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है बच्चों तीसरा काल है रीति काल, जिसे श्रृंगार काल की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसका जो समय है वो है संवत 1700 से लेकर के संवत 1900। ठीक है, इस समय जो भी रचनाएं लिखी गई, जो भी काव्य रचनाएं हुई, उनमें श्रृंगारिक भावनाओं की, श्रृंगार रस का जो है प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया, और इसके साथ ही साथ संस्कृत के काव्य शास्त्र की जो रीति थी, यानी लक्षण ग्रंथ थे,
उनकी रचना की गई। ठीक है, तो उसके आधार पर इस काल का नाम रीति काल रखा गया। ठीक है, रीति काल या श्रृंगार काल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी 3 आपके काल विभाजन मैंने समझा दिया आपको। फिर चौथा है बच्चों आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल जिसे कि गद्य काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका समय है संवत 1900 से अब तक जो भी चल रहा है। ठीक है, तो ये है आधुनिक काल। आधुनिक काल में एक मुख्य बात और है कि आधुनिक काल में हमें पद्य साहित्य के साथ साथ गद्य साहित्य का भी विवरण देखने को मिलता है, उसका विकास भी देखने को मिलता है। क्योंकि बच्चों अभी तक जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास हमें मिलता है वो सभी जो है वो पद्य रूप में मिलता है। ठीक है, पद्य रूप में यानी काव्य रूप में मिलता है। लेकिन आधुनिक काल में हमें गद्य साहित्य का भी विकसित रूप देखने को मिलता है। यानी आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में हमें हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी होती है, यानी दोनों ही का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो काल आधुनिक काल में भी कई ऐसे युग हैं, कई ऐसे कवियों के नाम के आधार पर या उस समय की काव्य प्रवृत्तियों के नाम के प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो भारतेंदु युग जिसे पुनर्जागरण युग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका समय है संवत 1925 से 1950। ठीक है, अगर सन में देखें बच्चों तो हम है 1857 से लेके 1900 ईस्वी तक। ठीक है, फिर दूसरा है द्विवेदी युग जिसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है और इसका समय है संवत 1950 से 1975। ठीक है, फिर तीसरा है छायावाद जिसका समय है संवत 1975 से 72। ठीक है, और यहाँ पर सन में देखें अगर तो 1918 से लेकर के 1938 ईस्वी तक है इसका समय। छायावाद के बाद छायावादोत्तर काल आता है और छायावादोत्तर काल में भी हमें कई वाद चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसे अलग अलग वादों के अनुसार उसका विभक्तिकरण किया गया है। ठीक है, तो प्रगतिवाद ये सभी जो हैं वो उस समय की जो काव्य रचनाएं हैं उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर ही इनके नाम रखे गए। ठीक है, तो प्रगतिवाद जो कि सन 1938 से 1943 है, प्रयोगवाद सन 1943 से 1953। ठीक है, और नई कविता या नवलेखन यह है सन 1953 के बाद से। फिर साठोत्तरी कविताएं। ठीक है, तो इस समय जो है हमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों ही हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलते हैं। इस समय गद्य की अनेक विधाओं की उत्पत्ति हुई, जैसे कि नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना, पत्र साहित्य, रिपोर्टाज, संस्मरण साहित्य, इस तरह के कई गद्य विधाओं का जन्म इस समय देखने को मिलता है हमें। और साथ ही साथ पद्य साहित्य का भी निखरा हुआ रूप हमें दिखाई पड़ता है आधुनिक काल में। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है और उसके अनुसार उन्होंने उस समय की जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं उसके अनुसार ही उन्होंने उसका नामकरण किया है और उसके आधार पर ही इतिहास को समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, जो कि सर्वमान्य है और सभी इसको ही आधार मान करके हम हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये संक्षिप्त जानकारी थी बच्चों हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में, जो कि मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट जब हम लोग किसी भी कवि या लेखक को पढ़ेंगे तो उस काल से संबंधित और उस कवि के रचनाओं के से संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं बीच बीच में आपको बताती चलूँगी। और क्योंकि आपके बच्चों भक्ति काल के ही कवि हैं, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास, इन तीनों ही कवियों को आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त छायावादी कवियों में हैं आपके महादेवी वर्मा, उनको पढ़ना है और छायावाद में ही प्रसाद जी को भी पढ़ना है आपको। तो इन पंत जी की भी रचनाएं हैं। तो हर काल के जो भी कवि हैं उनको
अगर आपकी जो पुस्तक है उसमें जो कविताएं हैं उनको दिया गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन जब मैं आपको बताऊंगी तो उस काल से रिलेटेड जो भी विशेष जानकारी होगी, जो भी प्रवृत्ति है या उस समय की जो घटना चक्र हैं और उस कवि के जो जीवन परिचय है, इन सब की जानकारी मैं आपको देती चलूँगी बीच बीच में बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये हिंदी साहित्य का इतिहास समझ में आ गया होगा। एक संक्षिप्त रूपरेखा देने का प्रयास मैंने किया है बच्चों आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम लोग काव्य मंजरी के कबीरदास जी की कविताओं को पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय और उनकी कविताओं की एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो आप लोग बच्चों स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।